हेलो स्टूडेंट्स। हम अपने जो प्लान चल रहा है 10 लेक्चर्स के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। उसी सीरीज में हम आगे आज बढ़ते हैं नेमिंग रिएक्शंस। अगर हम बोर्ड परीक्षा को देखें, बोर्ड एग्जाम्स को देखें, तो नेमिंग रिएक्शंस पे डेफिनेट हमारा क्वेश्चन आता है। तो चलिए, हमारे पास टोटल नेमिंग रिएक्शन कौन कौन सी हैं और उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी हैं जहाँ से हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेट्स वी स्टार्ट। प्लस टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और आज हमारा टॉपिक है नेमिंग रिएक्शन, और ये लेक्चर नंबर 6 है हमारे पास, जो अपनी कंटिन्यू सीरीज है उसी का पार्ट है। पीछे हम हर लेक्चर के अंदर जान पाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो पढ़ चुके हैं, रीजनिंग के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। रीजनिंग के जो कॉमन एस्पेक्ट्स हैं वो हम स्टडी कर चुके हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म कर चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं। और आज हमारा जो पार्ट रहेगा वो ये पार्ट रहेगा, नेमिंग रिएक्शंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमारे पास डेफिनेट क्वेश्चन आएगा। आगे के लेक्चर में हम आईपीएससी और कन्वर्जन को करेंगे। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें से इन सेक्शन में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट 10 ईयर्स को अगर हम जाके देखते हैं, तो अगर हम इस कंसेप्ट को कवर कर लेते हैं तो कहीं हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आती। तो लेट्स वी स्टार्ट। हम नेमिंग रिएक्शन को शुरू करते हैं, और नेमिंग रिएक्शन में हमारे पास नेमिंग रिएक्शंस का जो पार्ट है, बेसिकली उसको लर्न करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है, लर्न मेथड है, वो हमारे पास ये है कि हम उसको यूनिट वाइज या फंक्शनल ग्रुप वाइज या रिएक्टेंट वाइज याद रख लें, तो हमें नेमिंग रिएक्शंस आसानी से याद हो जाते हैं। ये इस लेक्चर के एंड में मैं आपको चार्ट बताऊंगा। वैसे जनरल आइडिया दे देता हूँ कि जैसे हम कैटेगरी बनाएं कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, यहाँ हमें क्लियर हो कि यहाँ से कौन सी नेमिंग रिएक्शन बनती है। ऐसे हमें क्लियर हो कि एल्कोहल, फिनोल एंड इथर, यहाँ से नेमिंग रिएक्शन कौन सी बनती है। थर्ड, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से नेमिंग रिएक्शन कौन सी होगी। और अमीन, यहाँ से नेमिंग रिएक्शन कौन सी होगी। अगर हम इस कैटेगरी वाइज इसको याद रखते हैं नेमिंग रिएक्शंस को, तो हमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है वो हमें बेनिफिट मिलता है रिएक्टेंट का। हमें रिएक्टेंट आसानी से लर्न हो जाता है कि अच्छा इस रिएक्टेंट से ये है। तो जब हमें रिएक्टेंट याद होता है तो लगभग कंडीशंस हमें याद आ जाती हैं और हम आसानी से उन रिएक्शंस को कर सकते हैं। तो जब हमारा लेक्चर के एंड में जब हम पहुंचेंगे ना लास्ट स्लाइड के ऊपर, उस टाइम पे हम इस पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट नेमिंग रिएक्शंस के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे पास हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स सेक्शन से यूनिट जो अपने पास है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स यूनिट, उस यूनिट से हमसे इस रिएक्शंस को पूछा गया है। इस रिएक्शंस की खास बात है कि ये आयोडीन के मेंबर बनाती है। तो क्या क्या पार्ट इस रिएक्शंस के अंदर रहते हैं देखते हैं हम। हमारे पास जो रिएक्शंस है वो स्क्रीन के ऊपर है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास हेलो एल्कीन के मेंबर होते हैं RX। अगर उसको हम NaI के साथ रिएक्ट कर दे, सोडियम आयोडाइड के साथ, तो ये आयोडीन इसको रिप्लेस कर देती है और हमारे पास बनता है RAI प्लस NaX। मतलब अगर हमें आयोडीन के मेंबर बनाने हैं तो उस केस के अंदर हम फिंकलस्टीन रिएक्शंस को लेकर चलते हैं। इसके अंदर X हम क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं। और हमारे पास जो मेथड आता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आता है, इसको हम बोलते हैं हलाइड एक्सचेंज मेथड। आपको ध्यान भी होगा, ये हमारे पास है। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अगर आयोडीन का मेंबर बनाना होता है तो हम इस रिएक्शंस को फॉलो करते हैं। अगर हम इस रिएक्शन में देखें खास बात क्या है, तो इसका जो रिएक्टेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है। यहाँ हम जो लेके चलते हैं, यहाँ हम पार्ट लेके चलते हैं एसीटोन। ये ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में यूज करते हैं इसको। और ये करता क्या है, इट फैसिलिटेट द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लीच एटलियर प्रिंसिपल्स। एसीटोन हमें क्या करता है, इस रिएक्शंस को, क्योंकि अगर ये एसीटोन यूज न करें तो ये इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश होगी, बैक रिएक्शंस करना स्टार्ट करेगी, तो ये इसको फॉरवर्ड रिएक्शन करने में हेल्प करता है, प्लस इसकी पोलरिटी डेवलपमेंट करता है। तो आई थिंक
फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये हमें क्लियर होगी। अगर हलाइड एक्सचेंज मेथड लेंगे, हेलो एल्केन का मेंबर्स है, हेलोरिन्स का मेंबर्स है, तो हम लिया NaOH रिएक्ट की तो सोडियम एल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन करेगा। तो लेट्स वी स्टार्ट, कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आती है वो हेलो एल्केन हेलोरिन से आती है, एंड दैट्स नोन एज द स्वार्ट्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्वार्ट्स भी, लेकिन इस रिएक्शन की खास बात क्या है, अगर हमें फ्लोरीन का मेंबर बनाना हो, क्या बनाना हो, फ्लोरीन, ये भी हमारे पास हलाइड एक्सचेंज मेथड से आती है, लेकिन इसके अंदर हमें फ्लोरीन का अगर हमें मेंबर बनाना है तो हम इस रिएक्शन का सहारा लेते हैं। तो ये रिएक्शन क्या कहती है, ये देखिए, हमारे पास ये मेंबर है हेलो एल्कीन का, इसके साथ अगर हम AgF इसे रिएक्ट कर दें हम, तो हमारे पास ये जो हेलोजन है ये इस हेलोजन को रिप्लेस कर देता है और ये फ्लोरीन का मेंबर हमारे पास बन जाता है। तो ये हमारे पास इस रिएक्शंस का पार्ट होता है। इसके अंदर हम और भी पार्ट यूज करते हैं, काफ़ी बुक्स के अंदर अगर हम आए इस रिएक्शन में तो आपको ये भी मिलेगा, हमारे पास कोई भी RX और उसके अंदर हम Hg2F2 ये भी लेके चलते हैं, तो ये फ्लोरीन इसको रिप्लेस कर देता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके। तो ये क्या करेंगे, RF2 मॉलिक्यूल्स, और ये हमारे पास आएगा Hg2R2, ये मेंबर साइड प्रोडक्ट में आएगा। तो देखो इस तरह से बना सकते हैं। तो हम AgF के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, Hg2F2 के साथ कर सकते हैं, मर्कुरस फ्लोराइड और कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ऑल दीज मेंबर्स गिव प्रोडक्ट ऑफ फ्लोरीन प्रोडक्ट। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स वी कम टू द नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। ये रिएक्शन भी इसी यूनिट से बिलोंग करती है, हेलो एल्केन हेलोरिन यूनिट से। तो इस रिएक्शंस की खास बात है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सैंडमेयर और इसके साथ गेटरमैन रिएक्शन भी आती है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को करने के लिए हमें डाइजोनियम साल्ट को प्रिपेयर करना होता है। तो डाइजोनियम साल्ट हम बनाते हैं एनालिन से, और एनालिन के अंदर अगर हम नाइट्रस सोडियम नाइट्रेट HX और ये टेम्परेचर लें तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। इसको डाइजोनियम साल्ट भी कहा जाता है। तो डाइजोनियम साल्ट से ही सैंडमेयर रिएक्शंस गेटरमैन रिएक्शंस होती हैं। अब ये डाइजोनियम साल्ट है, इसके अंदर अगर हमने लिया CO2X2, तो ये जो हेलोजन है, दिस हेलोजन अटैक दैट पोजीशन एंड इट विल फॉर्म अराइल हैलाइड्स। एंड नेक्स्ट नाइट्रोजन जो है वो साइड प्रोडक्ट आता है। जो यहाँ हेलोजन्स हम लेके चलते हैं वो हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन, इसी के मेंबर हम फॉर्मेशन करते हैं। आयोडीन के हम फॉर्मेशन करना चाहें, फ्लोरीन के करना चाहें, वो सैंडमेयर रिएक्शन से नहीं होते। इसी के अंदर अगर हमारे पास एक रिएक्शन होती है उसको हम गेटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर डाइजोनियम साल्ट में हम कॉपर पाउडर ले लें, क्या लें, कॉपर पाउडर, और कोई भी इसके अंदर हम हेलोजन्स का मेंबर इसके साथ अटैच करते हैं, तो हमारे पास इसी तरह से सेम ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो हम यहाँ भी हेलो एरिन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिर्फ कॉपर पाउडर लेंगे तो हमारे पास रिएक्शन बनेगी, दैट इज कॉल्ड गेटरमैन रिएक्शन। हम लास्ट में पढ़ेंगे स्लाइड के। और अगर हम CO2X2 लेके चलेंगे तो हमारे पास रिएक्शन बनेगी सैंडमेयर रिएक्शंस। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन पे हम चलते हैं, कोब्स रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमारी जो रिएक्शन स्टार्ट होगी वो होगी एल्कोहल फिनोल ईथर से। कोब्स रिएक्शन हमें क्या बताती है, कोब्स रिएक्शन बताती है हमें फिनोल के अंदर हम किस तरह से रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास फिनोल का मेंबर है, और इसको अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से डालते हैं तो ये हमारे पास बनाता है सोडियम फिनोक्साइड, पहला प्रोडक्ट। और इसकी दो, एक रिएक्शन के ऊपर एरो के ऊपर अगर लिखा हो फर्स्ट और सेकंड, इट मींस द रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। दो रिएक्शंस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड इससे अटैच होती है, और सेकंड स्टेप में उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है, रीअरेंजमेंट। तब हमारे पास जो मेंबर बनता है वो बनता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एंड दैट इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। ये कोब्स रिएक्शन की स्टेटमेंट है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि फिनोल के मेंबर्स में अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें, और फिनोक्साइड के अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने से हम लर्न रख सकते हैं इसको, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम डालेंगे
तो यहाँ रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी एंड आफ्टर दैट वी आर गेटिंग सैलिसिलिक एसिड्स। अगर नेक्स्ट रिएक्शन देखें जो कि फिनोल से ही बिलोंग करती है, दैट इज नोन एज द रिमर-टिमन रिएक्शंस। रिमर-टिमन रिएक्शंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिमर-टिमन रिएक्शंस भी हम किसमें इस्तेमाल करते हैं? फिनोल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ जो रिएक्टेंट है वो क्लोरोफॉर्म है, दैट इज क्लोरोफॉर्म और एक्वस एनएच दोनों मिक्सर डालते हैं हम। जैसे ही इसको यूज करते हैं तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, ये अटैच होगा यहाँ, इट विल फॉर्म CH2Cl2। यहाँ से जो एक H फ्री होगा वो HCl के तौर पे प्रोडक्ट के तौर पे बाहर आएगा, और ये जो एक्वस NaOH है ये हमारे पास फिनोक्साइड बनाएगा इसको स्टेबलाइज करने के लिए। फर्दर अगर हम NaOH यूज करते हैं फिर से, तो हमारे पास क्या होता है कि इसके दो मोलिक्यूल्स लेके चलते हैं हम, तो दोनों मोलिक्यूल्स क्या करेंगे हमारे पास, अगर हम दो मोलिक्यूल्स लेके चलेंगे तो ये दोनों मोलिक्यूल सोडियम क्लोरीन के साथ इस तरह से बाहर आ जाएंगे, और हमारे पास जो एक प्रोडक्ट और बनाएंगे बीच का इस तरह से ONA और CH, दोनों क्लोरीन गए तो दो हाइड्रोजन इसके पीछे हैं, ये दोनों OH और OH इसके साथ रहेंगे। ये स्टेबल होने के लिए H2 मोलिक्यूल्स इसमें से बाहर आएगा, और उसके बाद हमारे पास इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि ये सोडियम ऊपर है तो इसको हम डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे, तो हमारे पास ये जो बनेगा दैट इज कॉल्ड सैलिसल डिहाइड। इस तरह से हम सैलिसल डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, और ये रिमर टिमर रिएक्शन की खास बात है। इसी रिएक्शंस रिमर टिमर रिएक्शंस में कई बार हमारे पास सैलिसिलिक एसिड भी पूछ ली जाती है जो कि कोब्स रिएक्शन में बनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सोडियम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे एंड वी आर गेटिंग ONA sodium phenoxide, and that sodium phenoxide treated with CCl4। यहाँ हमने किसके साथ ट्रीट किया था? क्लोरोफॉर्म CHCl3, हम लेंगे CCl4। तो जैसे आप CCl4 से ट्रीट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा CCl3। ये यहाँ टैग करेगा तो यहाँ से H फ्री होगा तो ये होगा HCl। इसको फर्दर अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके चलें and we are taking 3 molecules of sodium hydroxide, then we are getting ONA पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ जो C है उसके साथ कितने OH जुड़ेंगे? तीन OH जुड़ेंगे, और ये इसके साथ H2 मोलिक्यूल्स बाहर आएगा, और जैसे वाटर मोलिक्यूल बाहर आता है तो हमारे पास ये फॉर्मेशन होती है, इसको बोलते हैं COH। और इसको फिर हम डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीटमेंट देते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन हमारे पास कोब्स रिएक्शन में होती है, और सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन हमारे पास रिमर टिमन रिएक्शन में होती है। इफ यू यूज द क्लोरोफॉर्म देन वी आर गेटिंग द सैलिसल्डिहाइड, इफ यू यूज CCl4 देन वी आर गेटिंग द सैलिसिलिक एसिड। तो ये हमारे पास दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और इस पार्ट को कवर करने में हमें हेल्प करती है। लेट्स वी कम टू द नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, उसी पार्ट से यूज होती है। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। अब हमारे पास फिनोल के अंदर ही आती है रिएक्शन। फिनोल के अंदर अगर हम कैटलिस्ट लें सोडियम डाइक्रोमेट और एसिड के प्रेजेंस में, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है, और इसका होता है बेंजोक्विनोन। लास्ट ईयर्स में देखें तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि फिनोल का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनेगा। तो क्योंकि हम जनरल कंसेप्ट जो हम ऑक्सीडेशन का स्टडी करते हैं, आप लोगों को ये ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि जब हम एल्कोहल लेते हैं और एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ PCC, देन वी आर गेटिंग अल्डिहाइड। अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज, देन वी आर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जनरल फॉर्मूला आप सभी को क्लियर है, और ये इंपॉर्टेंट है, हर बार ये काम में आता है। तो ब्रेन में हमें होता है कि मान लीजिए हमारे पास R की जगह ये हो फिनोल हो, और उस टाइम पे हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें PCC के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? तो उस टाइम पे हमारे पास अल्डिहाइड CHO, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें हम तो हमारे पास क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जनरल कंसेप्ट आप सभी ने पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर कैटलिस्ट ये दिया हो
सोडियम डाइक्रोमेट H2SO4 और फिर फिनोल का हमसे ऑक्सीडेशन करने के लिए कहा जाए तो हमारे पास इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है बेंजोक्विनोन। ये हमेशा दिमाग में हम रखेंगे, ये बेंजोक्विनोन की फॉर्मेशन करेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये कंसेप्ट हम ब्रेन में ज़रूर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम अगली नेमिंग रिएक्शन देखते हैं। तो अब हमारे फिनोल के 3 मेंबर्स थे जो हमने स्टडी किए हैं। पहली कोप्स रिएक्शन, फिनोल में हमने कोप्स रिएक्शन स्टडी की और रिमर टिमन रिएक्शन स्टडी की, ये दोनों फिनोल के पार्ट थे और एक हमने कंसिडर उसमें ऑक्सीडेशन किया है। फिनोल के बाद अब हम आगे अल्डिहाइड कीटोन में चलते हैं और उसके अंदर हमारे पास रिडक्शन स्टार्ट होता है। फर्स्ट रिडक्शन आता है रोजनमंड रिडक्शन। अब हम अल्डिहाइड और कीटोन के पार्ट में आ जाते हैं, वहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास रोजनमंड रिडक्शन है, रोजनमंड रिडक्शन। तो इसको हम कुछ अलग तरीके से याद भी कर सकते हैं क्योंकि रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है, नेमिंग रिएक्शन है तो रखना पड़ेगा। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आता है किसके, अल्डिहाइड की। तो ये हमारे पास है बेंजोइल क्लोराइड RCOCl, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है और ये हमारे पास है लेड और बेरियम सल्फेट। तो हम याद रख सकते हैं रोजन मंड को हम याद रख सकते हैं रोजन, रोजन मुंडन, रोजन मुंडन। रोजन मुंडन का मतलब क्या है कि भाई रोजन है उसका मुंडन हो गया, तो मुंडन क्या हो गया कि जो सिर के ऊपर ये जो हेयर्स हैं, जो बाल हैं, ये खत्म हो जाएंगे। तो रोजन मुंडन का मतलब यही है कि रोजन जो है ये है रोजन, और इस रोजन का जब मुंडन होगा तो हमारे पास, सॉरी ये हाँ, ये जो क्लोरीन का मेंबर ये हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये मुंडन से याद रख सकते हो। ठीक है। दूसरा, रोजन मुंडन से एक तो ये पॉइंट याद रख सकते हैं, दूसरा हम याद रख सकते हैं रोजन जो है वो साइकिल, साइकिल के पेडल, ठीक है, साइकिल के पेडल मारते हुए हाइड्रोजन का बैलून ले रखा है, हाइड्रोजन बैलून लेकर जा रहा है। क्या मतलब हुआ कि रोजन है वो साइकिल के पेडल मतलब पैलिडियम, हाइड्रोजन का बैलून ले रखा है, हाइड्रोजन का बैलून, बैलून का मतलब बेरियम सल्फेट। तो जो हमारे कई बार क्या होता है कि यहाँ से हम गलती कर बैठते हैं, इसको भूल जाते हैं कि इसका कैटलिस्ट क्या है। तो हम याद रख सकते हैं कि रोजन का मुंडन हुआ, मुंडन हुआ तो इसका मतलब क्लोरीन उसमें से बाहर चली गई, तो हमारे पास ये बना। और पैडल मारते हुए हाइड्रोजन का बैलून ले रखा है और फिर उसके बाद बैलून लेके जा रहा है हाइड्रोजन का बैलून, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं इसको। तो आई थिंक ये मीम्स आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है और याद रखने में हेल्प करेगी। ऐसे हम स्टीफन की बात करें, हम स्टीफन रिडक्शन, ये रिडक्शन क्लोजेस्ट होते हैं, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक से लगते नजर आते हैं, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टीफन रिडक्शन, ये साइनाइड के मेंबर लेंगे और उसके अंदर अगर हम उसका रिडक्शन कर दें SN2Cl2HCl, तो हमारे पास पार्शियल रिडक्शन होगा, तो ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड में होगा, दैट इज द पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन। और फर्दर अगर हम इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास ये किस में बदल जाता है, अल्डिहाइड के मेंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हम यहाँ साथ लेके चलते हैं, और ये इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, ये देखो, अगर हमने साइनाइड लिया, एल्काइल साइनाइड, या इसको हम बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइल, रिएक्शन विल कंप्लीट इन 2 स्टेप। दिस इज द डाई DIBAL, इसको इस नाम से भी जानते हैं, आइसोब्यूटाइल या एल्युमिनियम आइसो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्रेट, इसको DIBAL के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल मतलब बी, ए मतलब एल्युमिनियम, ठीक है, और हाइड्रेट इसके नाम के लेके चलते हैं। तो ये पार्ट भी होता है और सेकंड स्टेप में हमने इसकी हाइड्रोलाइसिस की तो उस कंडीशन में हमें अल्डिहाइड ही मिलता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो कि हमें कन्वर्जन में काम आती है, सेम इसी कंसेप्ट का है। कहता है डबल बॉन्ड यहाँ भी है और इसके बीच में भी यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है,
जब आप रिडक्शन करोगे तो इन सभी का रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर हमने ये कैटलिस्ट लिया तो सिर्फ रिडक्शन इसका होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा और ये हमारे पास किस में बदल जाएगा, अल्डिहाइड में। ये डबल बॉन्डेड जो है, बीच में जो डबल बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप के अलावा, ये अनअफेक्टेड रहता है, इसके ऊपर इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमें कन्वर्जन में काफ़ी हेल्प करती है आगे रिएक्शंस। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन देख के चलें इसके अंदर, तो इटार्ड रिएक्शन है जो कि ऑक्सीडेशन के ऊपर बेस्ड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम टोलिन जो मेंबर है उसके अंदर क्रोमियम के मेंबर है, क्रोमियम क्लोराइड अगर हम लेके चलें CH2 के प्रेजेंस में, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और फर्दर उसकी हाइड्रोलाइसिस कर दें तो हमारे पास बनता है बेंजल डिहाइड। कई बार ये रिएक्शंस डायरेक्ट इस तरह से भी लिखी जाती है, तो इसको भी गलत नहीं कहा जाता कि अगर हमारे पास टोलिन है और उस टोलिन का अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ CrO2 Cl2 CH2, इसकी प्रेजेंस में कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें, देन इट विल कन्वर्ट इनटू CHO। या कई बुक्स में ऐसे, कई जगह आपको ऐसे मिलेगा, हालांकि वो कैटलिस्ट इससे अलग होता है, और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ PCC, तो हमारे पास ये पहले स्टेप में अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। और अगर हम इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ऐसे पार्ट्स हमारे पास हैं तो उनको हम ध्यान जरूर रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन पे चलें, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है, दो रिडक्शन है, और ये आप लोगों ने पढ़े भी होंगे प्रॉपर्टी के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है उसको हाइड्रोकार्बन में बदलना है तो उसके लिए दो रिडक्शन आते हैं। एक तो क्लिम्सन रिडक्शन आता है और एक रिडक्शन आता है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ये हमारे पास कार्बोनाइल का मेंबर है, दोनों कार्बोनाइल के मेंबर हैं। तो हम ध्यान रखेंगे कि अगर हमने जिंक और HCl लिया तो इसको हम बोलते हैं जिंक अमलगम। क्या लेते हैं इसको, जिंक अमलगम। तो जिंक अमलगम भी कहा जाता है इसको, जिंक अमलगम। HCl का सॉल्यूशन अमलगम कहलाता है। तो ये क्या करता है, क्लीन, क्लिम्सन का मतलब क्लीन होना, साफ होना। तो ये इस पूरे फंक्शनल ग्रुप को साफ करके किस में बदल देता है, हाइड्रो ग्रुप। तो हम याद रख सकते हैं क्लिम्सन का मतलब क्लीन बोर्ड हो गया, और जिंक अमलगम HCl डाल दिया तो उसका मतलब ये साफ हो गया। लेकिन अगर हम वोल्फ किस्नर, वोल्फ मतलब भेड़िया, भेड़िए से डर लगता है, तो देखो यहाँ जो रिएक्टेंट लेके चलेंगे वो डाई हाइड्राजीन है, डाई हाइड्राजीन। तो भेड़िए से डर लगता है तो इसलिए हमने NH2 लिया, और जैसे हम डालेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, और लास्ट स्टेप में हम KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हीट करेंगे तो हमारे पास इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। नेमिंग रिएक्शन का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कि हम उनको लिख के देखें, तब हमें ध्यान रह सकती हैं, या वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन पे चलें, नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम चलते हैं उसके अंदर, तो ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हमने पार्ट अभी देखे थे। और नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं तो हमारे पास अगली रिएक्शन आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। फ्रीडल क्राफ्ट के दो पार्ट होते हैं, दो रिएक्शंस फ्रीडल क्राफ्ट की चलती हैं। एक रिएक्शंस जो होती है हमारे पास वो होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और दूसरी रिएक्शन जो होती है वो होती है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। दोनों रिएक्शन में काफ़ी मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट का डिफरेंस है। अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लेके चलें तो फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन है, ये हमारे पास हेलोरिन से, और एल्काइलेशन का मतलब हमने इसके साथ एल्काइल ग्रुप CH3Cl ग्रुप लिया, और इसका कैटलिस्ट होता है अनहाइड्रस, अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, ये लेके चले। तो ये एल्काइल ग्रुप जो है ये इसके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैच हो जाएगा। सो इट विल गिव द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, दैट इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बट इन केस ऑफ असाइलेशन, अगर हम असाइलेशन के केस में चलते हैं तो हमारे पास बनता है CH3COCl, दैट इज द असाइल ग्रुप RCOCl। कैटलिस्ट आर सेम, अनहाइड्रस AlCl3, यही कैटलिस्ट होता है। अब इसके अंदर जो ग्रुप अटैच होता है वो असाइल ग्रुप होता है, तो COCH3 ये असाइल ग्रुप है।
ये ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच हो जाता है। ये हमारे पास ग्रुप अटैच हो जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। आप लोगों की नॉलेज के लिए बताऊं कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हमारे पास किसके अंदर हुई? सबसे पहले हमने इसको देखा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के अंदर हुई। क्लियर है? सेम अगर हम इसको लेके चलें फिनोल के अंदर, तो ये रिएक्शन फिनोल के अंदर भी हो जाएगी। अगर हम OH लेके चले यहाँ, तो फिनोल में भी हो जाएगी। लेकिन इसी रिएक्शंस को अगर हम फिनोल एंड ईथर दोनों में हो जाएगी। दो चैप्टर, दो हमारे पास यूनिट है, लेकिन जब जैसे हम थर्ड यूनिट के अंदर जाते हैं, थर्ड यूनिट का मतलब है कि हमारे पास अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करवानी शुरू करें CH3Cl, और यहाँ ले लें हम अनहाइड्रस AlCl3, और फोर्थ हमारे पास आती है अमीन। और अमीन के मेंबर्स में अगर हम इस रिएक्शन को करवाने की कोशिश करें, दैट इज कॉल्ड, ये हम फ्रिडल क्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके पास खूब मिलेगा पेपर के अंदर। अनहाइड्रस AlCl3, ये क्वेश्चन आएगा कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हेलोल्केन हेलोरिन्स एल्कोहल उस मेंबर में तो हो जाती है, लेकिन जैसे तुम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इसको लगाने की कोशिश करोगे, या फिर इसको अमीन के मेंबर्स में लगाने की कोशिश करोगे, तो ये रिएक्शंस नहीं होती, नो रिएक्शंस। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास, रीजनिंग का क्वेश्चन बन गई हमारे पास, आखिर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन इन मेंबर्स में क्यों नहीं होती? तो इसका सीधा सटीक सा आंसर ये है कि जो हमारे पास एल्युमिनियम है, उसका अगर हम लेवी स्ट्रक्चर देखें, तो एल्युमिनियम का लेवी स्ट्रक्चर, एल्युमिनियम क्लोराइड सॉरी, कुछ इस तरह से ट्राई क्लोराइड का मेंबर है एल्युमिनियम का, वो कुछ ऐसा लेवी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। ये देखो, इसके अंदर अगर हम देखें, तो ये हमारे पास 8 कंप्लीट, इसके अपने 8 कंप्लीट, इसके अपने 8 कंप्लीट। लेकिन एल्युमिनियम के देखो ध्यान से, एल्युमिनियम के कितने कंप्लीट हुए? 6, 2 2 2। इसका मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जैसे रिएक्शन शुरू होती है, तो AlCl3 क्या करेगा? इसके साथ जाके अटैच हो जाता है, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जैसे इसके साथ अटैच होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड? फॉर्म कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स विद किसके साथ बना लेगा कॉम्प्लेक्स? कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर अमीन का मेंबर है, तो अमीन। कॉम्प्लेक्स बनाने से क्या होगा? जो रिंग है, रिंग, जो रेजोनेंस का रिंग है या बेंजीन रिंग हमारे पास है, बेंजीन रिंग बिकम डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट। रिंग को हमें डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट मीन्स क्या होता है? जब रेजोनेंस होती है तो ऑर्थो पैरा पे डेंसिटी बढ़ती है, तो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसने यहाँ कर लिया, तो रेजोनेंस नहीं होगी, तो रिंग डीएक्टिवेट होगा। जब रिंग डीएक्टिवेट होगा, तो ऑर्थो और प्रोडक्ट के पैरा के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। ये इसका रीजन है, और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर डेफिनेट आता है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, और हम नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन पे चलते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर के अंदर आपको घुमा फिरा के इसमें से खूब क्वेश्चंस मिलते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। नाम से पता लग रहा है अल्डोल। अल्डोल का मतलब है कि जिसमें अल्ड प्लस ओल, इट मीन्स जिसके पास क्या हो? अल्डिहाइड हो। और ओल का मतलब क्या हो? एल्कोहल। एल्कोहल और अल्डिहाइड के जो मिक्स से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्डोल बोलते हैं। इसके डेफिनेशन क्लियर है। और हमारे पास अल्डिहाइड ये तो है, दूसरी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि यहाँ लिखा हुआ है अल्डिहाइड एंड कीटोन विच हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो द रिएक्शन। मतलब अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए रिएक्टेंट के पास, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट, ये इसकी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? रिएक्टेंट मस्ट बी सेम, रिएक्टेंट मस्ट बी सेम।
दोनों रिएक्टेंट सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। और फोर्थ कंडीशन है कि ये डाइल्यूट, जो भी हमारे पास एल्कली कंपाउंड होता है उसके अंदर रिएक्शंस होती है। डाइल्यूट एल्कली मतलब हम जनरली हम डाइल्यूट KOH लेके चलते हैं, NaOH लेके चलते हैं, ये मेंबर्स लेके चलते हैं। तो ये तीन कंडीशंस जहाँ सेटिस्फाई होती हैं वहाँ अल्डोल कंडेंसेशन की फॉर्मेशन होती है। तो ये अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर होता है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। एक रिएक्शंस है जो आपके सामने है, और इसको देख के आप समझ भी रहे गए होंगे ये रिएक्शन कैसे इसके ऊपर वर्क करेगी, क्या इस रिएक्शन के अंदर हुआ है। तो देखो, पहला हमने अल्डिहाइड ली, और हमारी कंडीशन क्या थी कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अगर इसके अंदर देखो आप, तो ये हमारे पास CHO, और ये CHO इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है उससे नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा, और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो कैसी हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दोनों रिएक्टेंट हमने क्या लिए, सेम ली। आप दोनों रिएक्टेंट सेम लेंगे तो रिएक्शन किस तरह से होगी, ये देखो। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। हमने एक लिया इस तरह से CH3, और C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा मेंबर लिया हमने CH2H और CHO। ये इसके पास कौन सा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, ये जाके इसके साथ जुड़ेगा, तो इसका कार्बन है वो इसके साथ अटैच होगा। जैसे इसके साथ जुड़ेगा तो ये तो बनाएगा OH, और ये कार्बन इससे जुड़ेगा, तो ये जुड़ने के बाद हमारे पास अगला प्रोडक्ट बनेगा ये। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारे पास अल्डोल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल भी है, और अगला क्या है, इसके अंदर अल्डिहाइड भी। कंडेंसेशन मीन्स इसको हम फर्दर क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जैसे आप हीट करोगे तो OH क्या करता है, जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप है उधर से हाइड्रोजन लेके और एलिमिनेट हो जाता है। तो ब्यूटेन, ब्यूट टू इन वन अल, इसको बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ऐसे ही कीटोन के अंदर कहता है, जब कीटोन के दो मेंबर्स लेके चलोगे सेम, तो अल्फा हाइड्रोजन है ये इस कार्बोनाइल के साथ अटैच होगा, और वो कार्बन यहाँ अटैच होगा। इसके अंदर भी अगर हम खोल के देखें तो हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है इस तरह से, और जो सेकेंड रिएक्टेंट होगा उसके अंदर ये हाइड्रोजन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन ये कहाँ जाएगा, कार्बोनाइल के पास, और ये कार्बन किसके पास आएगी, इसके पास। तो हमारे पास देखो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। ये H इसके साथ जुड़ के क्या बनाएगा, OH। ये CH3 जो साइड में था ये ऊपर की तरफ आ गया, 1 2, तो ये 1 और 2 कार्बन हो गए। उसके बाद इसका देखो यहाँ से 1, इसका 1 आ गया, इसका 2, इसका 2 आ गया, इसका 3, इसका 3 आ गया। तो ये देखो इस तरह से अटैच होके कीटोल की फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि कीटोन से फॉर्मेशन हुई है। अगर हम फर्दर हीट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हाइड्रोजन की जहाँ फंक्शनल ग्रुप होगा उस तरफ से होगी, तो ये यहाँ से, और हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से हम अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना सकते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी कैंडिडेट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन की खास बात क्या है, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन था उसके अंदर अल्डिहाइड सेम थे। तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में जो भी हम अल्डिहाइड लेके चलेंगे या कीटोन का पार्ट लेके चलेंगे, तो वो रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट। दोनों रिएक्टेंट जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। वन एटलीस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, वन एटलीस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। और रिएक्शन वही हमारे पास डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में होती है, जो भी हम डाइल्यूट एल्कली लेके चलेंगे उसकी प्रेजेंस में। जैसे हमारे पास रिएक्टेंट है ये CH3, C डबल बॉन्ड OH, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर हम दूसरा रिएक्टेंट ये लेके चलें CH2H, CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये देखो दोनों रिएक्टेंट अलग अलग है। ये है हमारे पास इथेनॉल, एंड दैट इज मीथीथ प्रोपेनल, दोनों अलग अलग है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एंड दिस कार्बन अटैच टू दिस कार्बन, एंड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट KOH।
एल्कली ली हमने, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3COH, और यहाँ जो अटैचमेंट हुई है ये हाइड्रोजन इसका खुद का है ही अपने पास, ये CH2 एंड CH4। अगर इसको हम फर्दर कंडेंसेशन करते हैं, हीट करते हैं, तो ये OH ग्रुप इधर से हाइड्रोजन लेगा एंड इट विल फॉर्म CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH2 एंड CH4, दैट इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको? अल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, एंड दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड अल्डोल। अल्डोल मीन्स इसमें अल्डिहाइड होगा और प्लस ओल मतलब क्या होगा, इसमें एल्कोहल होगा। तो ये अल्डिहाइड और एल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट अगर हम इसके अंदर देखें तो कैनिजेरो रिएक्शन आती है। कैनिजेरो रिएक्शंस की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हमें रखनी होगी। कैनिजेरो रिएक्शन जो है इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन होती है अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होनी चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? अब्सेंट। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? ये कंसंट्रेटेड एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है। और तीसरी खास बात क्या है कि रिएक्टेंट सेम, रिएक्टेंट मस्ट बी सेम, रिएक्टेंट सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। ये तीन कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा वो कैनिजेरो रिएक्शंस को फॉलो करेगा। तो हमारे पास जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है तो वो मेंबर कौन कौन से हैं? तो देखो अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट कंपाउंड अपने को जनरली मिलेंगे HCHO फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अब्सेंट होता है। ये एक मेंबर होता है हमारे पास, ये बेंजल्डिहाइड, इसमें अब्सेंट होता है। एक मेंबर हमारे पास ये जो बोर्ड +2 लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन क्या है? अब्सेंट है। देखो इससे आगे कार्बन इसके पास, फिर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी इसके पास भी नहीं है, यहाँ भी इसके पास भी नहीं है। तो ये तीनों कंपाउंड ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है? अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है। तो इन कंपाउंड्स को हम इस रिएक्शंस के अंदर ले सकते हैं। तो कैनिजेरो रिएक्शंस में रिएक्शन कैसे होती है? दूसरी एक इसकी स्टेटमेंट होती है। फर्स्ट पॉइंट हमने ध्यान रखा, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट, कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मस्ट अंडरगोज, मस्ट अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन खुद का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर लेता है। अगर ऑक्सीडेशन होगा किसी भी कंपाउंड का तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और रिडक्शन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो देखिए हमारे पास ये कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है, और हमने कंसंट्रेटेड KOH के प्रेजेंस में लिया कंडीशन नंबर 2। पहली कंडीशन सेटिस्फाई की, अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट, ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई की। सेकंड कंडीशन ये सेटिस्फाई की कि कंसंट्रेटेड एल्कली ली। थर्ड कंडीशन रिएक्टेंट मस्ट बी सेम, तो दोनों रिएक्टेंट जो हैं वो सेम है। नाउ ये पॉइंट, रिएक्टेंट मस्ट अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन। अब अगर इसका अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करेंगे तो किस में जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और रिडक्शन करेंगे तो किस में कन्वर्ट होता है? अल्कोहल में। तो ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, और रिडक्शन हुआ तो हमारे पास ये, तो रिडक्शन किया तो अल्कोहल में, और ऑक्सीडेशन हुआ तो किस में बदला? कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेम यहाँ है, दोनों रिएक्टेंट सेम है, ये दूसरा हमने लिया है। अब इसका अगर रिडक्शन होगा तो अल्कोहल में, और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो किस में बदलेगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये कैनिजेरो। अगर हम इसी की जगह क्रॉस कैनिजेरो, यहाँ कैनिजेरो की जगह हम क्रॉस कर दें तो क्रॉस के अंदर दोनों रिएक्टेंट क्या होंगे? डिफर होंगे, जैसे हमने पीछे क्रॉस अल्डोल में पढ़ा है, और उनके प्रोडक्ट भी जो है हमारे पास डिफर आएंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं हम। वेरी इंपॉर्टेंट है हेल वोल हार्ड जिंक्सले रिएक्शन, और नाम से पता लग रहा है ये रिएक्शंस जो है ये HVZ के नाम से जानी जाती है रिएक्शंस। हमारे पास काफी बार इसकी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो पेपर के अंदर आती है HVZ रिएक्शंस, इस नाम से जानते हैं। पूरा नाम होता है हेल वोल हार्ड जिंक्सले रिएक्शन। और ये रिएक्शन खास बात है कार्बोक्सिलिक के मेंबर्स जो हैं उनके अंदर एप्लीकेबल होती है। दो स्टेप्स में होती है। अगर हेलोजन ऐड करें रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, वाटर ऐड करें, तो होगा क्या? कार्बोक्सिलिक से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसके हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं। तो हमने लिया ये जैसे गया
उसके बाद इसने हटाया और ये हेलोजन इसके साथ अटैच हुआ। एक्स की वैल्यू क्लोरीन ब्रोमीन दोनों मेंबर्स में से हो सकती है। आगे अगर हम फर्दर इसी को रिपीट करते हैं तो फिर ये अगला हाइड्रोजन, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसके हाइड्रोजन को हेलोजन क्या करता है, रिप्लेस कर लेता है। तो ये रिएक्शन HVZ रिएक्शंस है और ये फॉलो होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट रिएक्शन हम देखते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये अमीन में आती है। बाकी अमीन के जो और रिएक्शंस हैं जो हमारे पास हैं, एजोडाइड टेस्ट की बात करें, कार्बोलामाइन रिएक्शंस की बात करें, हिंसबर्ग एजेंट की बात करें, तो वो रिएक्शंस या गेटरमैन सैंडमेयर गेटरमैन की बात करें तो वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अमाइड के अंदर एप्लीकेबल होती है। और अमाइड में जब हम ब्रोमीन और NaOH ऐड करते हैं, दोनों ऐड करते हैं, तो डिग्रेडेशन, ये जो ग्रुप है ये ग्रुप खत्म हो जाता है और R डायरेक्ट किससे अटैच हो जाता है, NH2 से। बाकी साइड प्रोडक्ट में सोडियम है तो सीधी सी बात है सोडियम कार्बोनेट NaBrH2। इस ये रिएक्शन हमारे पास डिसेंट सीरीज कन्वर्जन, आगे हम पढ़ेंगे डिसेंट सीरीज कन्वर्जन। इट मीन्स रिएक्टेंट में 2 कार्बन है और प्रोडक्ट में 1 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस करने के काम आती। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आज हम समरी करें कि हमने पढ़ा क्या है, तो मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। अगर हमारे पास हेलो एल्केन हेलो एरिन्स की बात करें हम, अगर याद रखना हो हमें, तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, तो उसके अंदर हमने जो रिएक्शन स्टडी की हैं, जो नेमिंग रिएक्शन हमने उसके अंदर पढ़ी है, वो हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन दोनों ही हलाइड एक्सचेंज मेथड से आती हैं। और थर्ड जो हमने पढ़ी उसके अंदर सैंड मेयर रिएक्शंस, इसके बारे में हमने स्टडी की। अगर हम बात करें फिनोल से, तो फिनोल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो 2 रिएक्शंस हैं जो नेमिंग रिएक्शन है, कोलबस रिएक्शन और दूसरी आती है हमारे पास रिमन टिमन रिएक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन हमने इसके अंदर जाना था। अगर अगला हम एल्कोल फिनोल, एल्कोहल फिनोल इथर है हमारे पास, इसके अंदर ये रिएक्शन है हमारे पास। और नेक्स्ट आता है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम अल्डिहाइड की बात करें, कीटोन की बात करें, कार्बोक्सिलिक की बात करें, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है। तो इसके अंदर से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो रिडक्शन में से पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को आप अच्छी तरह से याद कर लें, डेफिनेट क्वेश्चन आता है। तो रिडक्शन में से हमारे पास सबसे पहले रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन मैंने बताया था, रोजन का मुंडन हुआ था और साइकिल पेडल साइकिल वाले से ध्यान रख सकते हो। स्टीफन रिडक्शन, ठीक है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, क्लिम्सन रिडक्शन था। 4 रिडक्शन हमारे पास, क्लिम्सन रिडक्शन जिसमें क्लीन बोर्ड हो गया था सब कुछ, और लास्ट हमारे पास आया था वोल्फ, भेड़िए वाली बात बताई थी, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ये चारों रिडक्शन है और अब तक रिकॉर्ड रहा है कि इनमें से डेफिनेट एक क्वेश्चन आता है। तो इसको तो हमें पढ़ना ही है, डेफिनेट दिमाग में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक हमारे पास HVZ रिएक्शन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। उसके बाद हमने लास्ट मेंबर हमने अमीन का स्टडी किया। तो अमीन के अंदर हमारे पास होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये रिएक्शन काफी एग्जाम के अंदर रहती है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये एग्जाम में कन्वर्जन में आती है लेकिन वैसे जनरली भी आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर 2 हैं जहां से क्वेश्चन बनता ही है। एक तो बनता है अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन, और दूसरी रिएक्शंस यहाँ से जो सबसे पहले आती है दैट इज कैनिजेरो रिएक्शंस, कैनिजेरो रिएक्शंस। ये क्रॉस अल्डोल और कैनिजेरो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप देखेंगे हर बार पेपर के अंदर मिलेंगे ये ये रिएक्शंस, ये रिएक्शंस, ये या फिर इसके रिडक्शन के पार्ट में से कोई ना कोई रिएक्शंस हमें मिलती है। ये एक नेमिंग रिएक्शंस का जनरल आइडिया था और जिसको आसानी से हम कवर कर सकते थे। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा और ये समझ में भी आया होगा पॉइंट।
आज का जो हमारा टॉपिक था नेमिंग रिएक्शंस का, मैंने कोशिश की है कि आपको समराइज वे में नेमिंग रिएक्शंस को मैं अच्छी तरह से बता पाऊँ। और ये सभी रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो लास्ट में हमने डिस्कस किया है, इस वे में हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।